नमस्कार बच्चों, कैसे हैं आप सब। आशा करती हूँ आप सभी अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, खुश होंगे और अपनी पढ़ाई भी अच्छे से कर रहे होंगे। जैसा कि आप सभी जानते हैं, मैं हूँ आपकी हिंदी की अध्यापिका और मैं स्वागत करती हूँ आप सभी का आईसीटी वर्चुअल क्लासरूम में। आज हम यहाँ पर एकत्रित हुए हैं पढ़ने के लिए क्लास 11th की हिंदी। क्लास 11th की हिंदी में हम यहाँ पर पढ़ रहे हैं अपनी वितान पाठ्य पुस्तिका भाग 1 का चैप्टर आलो अंधारी, और जिसकी लेखिका है बेबी हलदर जी। तो यहाँ पर हम अपनी इस पाठ में बेबी हलदर जी के बारे में काफी कुछ चीजें पढ़ चुके हैं और किस तरह से वो जीवन में आगे बढ़ी, किस तरह से वो इस लायक बनी कि उन्होंने ये पाठ यानी कि ये पुस्तिका लिखी और उसके बाद आज आप उसको पढ़ रहे हैं। तो हमने देखिए इसमें काफी सारी चीजें यहाँ पर पढ़ी थी। जैसे लास्ट सेशन में देखिए हमने काफी सारी चीजें पढ़ ली थी, जिसमें से हमने किस तरह से उन्होंने पहली बार जब वो अपना घर छोड़कर जो है जहाँ पर आई थी, दिल्ली में आई थी, तो किस तरह से वो रही और कैसे उनकी परिस्थितियां थी, किस तरह की सिचुएशंस में वो रही और कैसे उनको वहां पर 3 बच्चों के साथ जो है रहना पड़ा। और कई बार वो कहती हैं कि उनको बच्चों को बिना खाना खिलाए भी उनको एक तरह से सुलाना पड़ता था। और उसके बाद उन्होंने यहाँ पर बताया कि किस तरह से उन्होंने लोगों के घरों में काम करना शुरू किया और किस तरह का जब वो माहौल था, जब वो किराए के कमरे में रहती थी, किस तरह से लोग उन्हें यानी कि रोज रोज कुछ नए सवाल लेकर उनसे करते थे, रोज उनसे नए सवाल पूछते थे। तो इस तरह से उन्होंने यहाँ पर बताया कि इसी तरह से घर में काम करने की जो एक नीड थी उनकी बढ़ती गई। तो उन्होंने उन्हें फिर जो तातुश यानी कि जो प्रोफेसर थे उनके घर पे काम करने का मौका उन्हें किस तरह से मिला और किस तरह से फिर वहां पर उन्होंने, यहाँ पर देखिए आप देख सकते हैं कि ये जो पिक्चर आप देखेंगे यहाँ पर वो अपनी बुक के साथ हैं और यहाँ पर आप देख सकते हैं ये पिक्चर, ये सारी रियल पिक्चर्स हैं उनकी, जो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि किस तरह से वो अपने घर में तातुश के घर में वो काम करती थी और तातुश ने उन्हें बताया कि वो बिल्कुल एक तरह से वहां पर इस तरह से रहें कि ये उनका घर है। ये कभी ना सोचें कि वो दूसरों के घर में रहती है, क्योंकि एक टाइम के बाद जब आपने देखा कि उनके उनके बहुत ज्यादा कठिन परिस्थितियां आ गई थी, उनके सामान को पूरा बाहर फेंक दिया गया था जब वो किराए के घर में रहती थी। तो उसके बाद जब वो तातुश के घर में रहने लगी तो फिर वहां पर उन्होंने काफी उन्हें सपोर्ट किया, उनके बच्चों को भी पढ़ने भेजा। और आप देख सकते हैं उनके बड़े लड़के के बारे में भी उन्होंने किस तरह से बात की थी, किस तरह से उनका जो बड़ा लड़का था वो भी किसी के घर पर काम करता था। तो तातुश को देखिए यहाँ पर कहते हैं तातुश से शब्दों के अर्थ पूछने लगी थी अब धीरे धीरे, यानी कि उनको काफी ज्यादा इंटरेस्ट आने लगा था लिखने में, काफी ज्यादा एक तरह से उनकी रुचि बढ़ने लगी थी लिखने पढ़ने में। और दोनों तरफ से उनकी लाइफ जो है आगे बढ़ रही थी, यानी कि यहाँ पर उनका बच्चों के साथ भी, यानी कि अब उनके बच्चे जब स्कूल जा रहे थे और फिर तातुश के घर से उन्हें आधा लीटर 1 लीटर दूध भी मिलता था, जो बड़ा बेटा था, क्योंकि तीनों बच्चों को यहाँ पर लेकर आना मुश्किल था तो वो भी कहीं पर काम करता था। लेकिन तातुश को ये बिल्कुल अच्छा नहीं लगा, क्योंकि तातुश ने कहा, क्योंकि वो स्वयं एक प्रोफेसर थे, टीचर थे, तो उन्हें ये बिल्कुल अच्छा नहीं लगा कि एक छोटा बच्चा यानी कि एक बच्चा जो है काम करे। तो उन्होंने कहा ये उसके काम करने की उम्र नहीं, ये पढ़ने की उम्र है, पढ़ने लिखने की उम्र है, तो और तुम उससे वहां से वापस बुला लो। तो इस तरह से उन्होंने अपने बेटे को भी वहां से, तो वो कहती है कि जिंदगी में एक शुभ अवसर जो है जरूर आता है और मैं मानती हूँ कि अगर ईमानदारी और मेहनत से अपना काम करते रहें तो मंजिल तक पहुंचना मुश्किल नहीं होता। तो इस तरह से उन्होंने बहुत ही सुंदर पंक्ति यहाँ पर लिखी है। और आगे हम कंटिन्यू करते हैं इस चैप्टर को अपनी पाठ्य पुस्तिका से। तो क्या कुछ चीजें हुई आगे वो हम कंटिन्यू करेंगे, उसके बाद हम अपने पाठ से जुड़े हुए प्रश्नों उत्तर भी यहाँ पर डिस्कस करेंगे। तो यानी कि लगभग आपको क्लियर हो चुका होगा कि जो हमारा चैप्टर है आलो अंधारी, ये बिल्कुल किस तरह का चैप्टर है। तो आपने देखिए यहाँ पर देखा कि किस तरह से जो उनके परिवार का, उनकी फैमिली का जो माहौल था, किनकी फैमिली का, तातुश की फैमिली का, क्योंकि उनके बच्चे जो प्रोफेसर थे उनके बच्चे जो है उन्हें तातुश कहकर पुकारते थे। तो उन्होंने बेबी हलदर से भी कहा था कि तुम मुझे तातुश कहकर पुकार सकती हो, यानी कि तुम भी मेरी बेटी जैसी ही हो और मेरे बच्चे तुम्हारे बड़े भाई या बहन जैसे हैं।
तो बिल्कुल तुम भी मुझे तातुश कह सकती हो। और यहाँ पर जब तुम काम करती हो तो तुम्हें ये बिल्कुल नहीं सोचना चाहिए कि तुम किसी और के घर पर काम कर रही हो। तुम्हें बिल्कुल इस तरह से सोचना चाहिए कि ये घर तुम्हारा है और तुम अपने घर में काम कर रही हो। तो यहाँ पर इस तरह से वो कहती हैं कि वो मेरे बच्चों के बाद जो अर्जुन दा थे यानी कि उनके बेटे थे, उनके बारे में बताती हैं कि किस तरह से वो बिल्कुल बहुत कम बातचीत करते थे। तो वो कहती हैं कि उनके जो बच्चे थे वो बहुत ही ज्यादा एक तरह से सरल और सच्चे व्यवहार के थे और वो भी उनके साथ बहुत अच्छा बिहेवियर रखते थे। और वो कहती हैं कि जो 2 उनके बेटे थे बाद में वो भी आ गए थे। तो वो 3 उनके बेटे थे, जैसे उन्होंने बताया अर्जुन दास सुख, जो उनके मित्र भी 2 यहाँ पर आकर रहने लगे थे। तो वो कहती हैं कि वो एक तरह से बहुत कुछ सिखाते थे उन्हें, यानी कि जब उनके साथ वो खाना काम करते थे तो वो बहुत कुछ सिखाते भी थे उन्हें, पढ़ना लिखना भी सीख सके घर में मुश्किल। तो वो कहती है कि एक तरह से वो यहाँ पर बताती हैं कि उन लोगों का ऐसा स्नेह देखकर वो कहती कभी-कभी मैं सोचने लगती कि ऐसा सुख ये कहाँ था मेरी लाइफ में आज तक सुख। जैसे आपने देखा कि बचपन से ही जब उनकी माँ जो है उन्हें छोड़कर चली गई थी और उनके पिता ने उनको बहुत एक तरह से प्रताड़ित किया था, बहुत ज्यादा उन्हें पीटते थे, खाने के लिए नहीं देते थे। और फिर जब उनकी सौतेली माँ आई तब तो स्थितियां और भी ज्यादा खराब हो गई। और उसके बाद जब वो स्कूल गई तो वो कुछ टाइम के लिए ही स्कूल जा पाई, यानी कि क्लास 6 तक ही उन्होंने पढ़ाई की। और उसके बाद जब उनका विवाह हुआ तो तब वो उन्हें लगता था कि शायद मैं अपने ससुराल में जाकर, यानी कि वो अपने विवाह से खुश थी, उनको लगा कि शायद मैं अपने ससुराल में जाकर पेट भर खाना खा पाऊं। लेकिन वहां पर भी मात्र 12 वर्ष बाद जब वो 25 वर्ष की थी उसी टाइम वो अपने पति को छोड़कर 3 बच्चों के साथ अपनी पति की प्रताड़नाओं को बहुत ज्यादा एक तरह से दुखी होकर, परेशान होकर वो छोड़कर दिल्ली आ गई थी। तो देखिए उनको वहां पर इस घर में उन्हें इतना प्रेम मिला, इतना स्नेह मिला, इतना सम्मान मिला। तो वो कहती हैं कि मुझे लगता था कि इतना सुख मेरे जीवन में जो था वो अभी तक कहाँ था। और मैंने इतने घरों में काम किया लेकिन इस घर जैसे लोग मैंने कहीं नहीं देखे। तो आपको पता है कि चाहे कोई भी हो, चाहे आजकल के, चाहे पढ़े लिखे लोग भी हो, चाहे कैसे भी लोग हों, कि जो घर में काम करने वाले लोग होते, काम करने वाले होते हैं, उनके साथ कभी इस तरह का जो कोई माहौल मुझे लगता है कि शायद ही कोई रखता होगा। इस तरह का बिहेवियर शायद कोई रखता होगा कि उनको खाना खिलाना है या उनके साथ एक तरह से उनकी फैमिली के बारे में भी सोचना है या उनकी पढ़ाई लिखाई के बारे में भी सोचना है। तो ये शायद बहुत कम ही लोग इस तरह की बातें सोचते हैं। अन्यथा सारे लोग ये सोचते हैं कि ये तो हमारे घर में काम करने वाला है, मात्र एक व्यक्ति है। तो वो कहती है इससे पहले मैं जहां भी रही वहां मुझे काम के लिए 1 महीना मिलता था, यानी कि मेरे काम के लिए मुझे पैसा मिलता था, महीने भर की तनख्वाह मुझे मिलती थी। लेकिन वो कहती हैं यहाँ पर, वो तातुस उनसे कहते थे कि बेबी तुम ये मत सोचना कि मैं तुम्हें ये महीना दे रहा हूँ, यानी कि तनख्वाह दे रहा हूँ। ये तुम इसे अपनी पॉकेट मनी समझ सकती हो और इसको अपना जेब खर्च समझ सकती हो और इस तरह से मैं तुम्हें पैसे देता हूँ। बाकी ये घर जो है तुम्हारा है, तुम जिस तरह से काम करना चाहो, जिस तरह से रहना चाहो, पढ़ो लिखो। तो बहुत सारी चीजें वो बताती हैं। तो जैसे मैंने यहाँ पर बताया कि अर्जुन दा के जो बंधु थे वो भी साथ में रहते थे। वो कहती हैं वो मेरे बच्चों को बुला बुलाकर उनसे बातें करते थे और उनमें से एक का नाम, जैसे वो कहती हैं, सुखदीप था, एक का नाम रमन था। और वो कहती हैं कि अर्जुन दास से मुझे वे ही ज्यादा अच्छे लगते थे क्योंकि वो कहती हैं कि वो चाय खाना खाने के लिए कुछ चाहिए तो फट से मुझसे कह देते थे, क्योंकि जो एक तरह से तातुश के बेटे थे वो थोड़ा सा कम बोलते थे और अगर अपनी चाय वाय बनानी भी हो तो वो खुद बना लेते थे, लेकिन ये दोनों कह दिया करते थे। तो यहाँ पर वो कहती हैं कि रमणदास दूसरी तरह का था, वह इस घर को बिल्कुल अपना समझ कर रहता था। वह मुझे काफी कुछ सिखाता था, खाने की कई चीजें बनाना भी मैंने उससे सीखा। वह मुझसे मेरे बच्चों के बारे में बातें करता और वह कहता देखो वो अभी छोटे हैं और उनका शैतानी करने का समय है, तुम्हें थोड़ा सावधान रहना होगा, उनकी पढ़ाई लिखाई पर नजर रखनी होगी, उन्हें सब समय मत खेलने देना।
नहीं तो उनका पढ़ना लिखना चौपट हो जाएगा। रमनदा पहले सोचता कि मेरी कोई लड़की नहीं है, तीनों बच्चे लड़के ही है। मेरी लड़की का खेलना कूदना धीरे धीरे कुछ दूसरी तरह का होता जा रहा था और कभी कभी वह लड़कियों के कपड़े भी पहनने लगी थी, क्योंकि अब वो बच्चे उनके बड़े हो रहे थे। तो कहती रमनदा की भूल उस दिन दूर हुई जब मेरी लड़की को गुड़िया के लिए खेलते देखा। उसने तातू से पूछा कि बेबी का यह लड़का है या लड़की। तो इस तरह से इसके हाथ में तो गुड़िया है। तातुश बोले, क्यों, तुम्हें मालूम नहीं है बेबी की लड़की है? तो रमनदा ने तब हंसकर कहा, तभी तो मैं समझ बैठा था कि ये भी लड़का ही है। रमनदा और सुखदीप के आने से वो कहती हैं कि घर में थोड़ा सा चहल पहल का माहौल हो गया था, क्योंकि इससे पहले काफी शांत माहौल था। और एक तरह से जल्द ही, यानी कि दोनों ने काम पर जाना भी वहां से शुरू कर दिया। और वो कहती है, इस बीच मेरा लड़का भी मेरे पास एक तरह से चला गया, जैसे यहाँ पर हमने बताया। तो घर में तातुश ने काम दिला दिया था, जहाँ साहब लोगों ने उसे पढ़ाने का भरोसा दिलाया था। वो कहती हैं कि अब तातुश ने मेरे बड़े बेटे को ऐसे घर में काम दिला दिया था जहाँ पर जो घर वाले लोग थे उन्होंने उसको पढ़ाने का भी, कि वो उसको काम के साथ साथ पढ़ाई भी करवाएंगे। तो मेरा छोटा लड़का और लड़की भी पढ़कर देर से घर लौटते थे, क्योंकि अब वो बड़े सरकारी स्कूल में जाने लगे थे। वो कहती हैं, अर्जुन दा, रमन दा, सुखदीप दा का काम पर से लौटकर फौरन सोने चले जाते। तातुश ने एक दिन मुझसे कहा, तुम बच्चों को लेकर रोज पार्क में घूम आ सकती हो, बच्चे वहां खेलेंगे तो तुम्हारा मन भी बहलेगा। तो उनकी बात मानकर मैं रोज शाम को बच्चों के साथ पार्क जाने लगी। यानी कि उन्होंने बिल्कुल वैसा माहौल दिया उनको, घर के जैसा माहौल, कि कभी इनको ये फील ना आए कि ये इस घर की काम करने वाली है, यानी कि इस घर में काम करने वाली है। तो उन्होंने कहा, जहां भी तो वहां पर वो बोलती है, एक तरह से पार्क में बहुत सी औरतें आती थी और वे उन घरों के बच्चों को घुमाने लाती थी जहां पर वो काम करती थी। तो उनमें से कई मुझे देखकर मेरे पास आती तो किस तरह की बातें पूछती कि तुम बंगाली हो, तुम्हारा घर कहाँ है, तुम यहाँ पर, सेम चीजें। देखिए, मैंने यहाँ पर बताया कि महिला के लिए ये जो मेन चीज हो जाती है, ये जो एक हमारा आम जो समाज है, ये आज भी इस चीज को एक्सेप्ट नहीं कर पाया है कि कोई महिला जो है इस तरह से रहकर वो अपना काम, अपने बच्चों को पाल सकती है, अपने काम को कर सकती है। तो वो कहती है कि तुम्हारा स्वामी कहाँ रहता है, तुम्हारे साथ क्यों नहीं रहता? और वो कहती है कि वहां पर कई लड़के भी आते, और वो कहती है कि उनमें से वो बंगाली भी होते और वो मुझसे बात भी करना चाहते, और मौका ना मिलने पर वो मेरे बच्चों को मेरे पास एक तरह से अपने पास बुलाकर उनसे बातें करते थे। तो इस तरह से वो कहती हैं कि उनको बिल्कुल ऐसा लगता था कि मैं कभी बाहर घूमने निकलूं तो अनजान लोगों से, वो बोलती है, तातुश ने भी मुझे ये बताया हुआ था कि जब मैं बाहर जाऊं तो अनजान लोगों से बिल्कुल भी बात ना करूं। तो वो कहती, मैं वैसा ही सोचती और देखती भी कि लोग बातों बातों में ऐसी बातें पूछने लगते कि जवाब देने की मेरी इच्छा नहीं होती। तो इस तरह से वो कहती है, धीरे धीरे मेरे पार्क में निकलने की इच्छा ही नहीं होती थी। और वो कहती है, एक दिन पार्क में मैंने एक लड़की को एक बच्ची के साथ देखा, और उसने पिछले कुछ दिनों से मैं देख रही थी, और वहां उससे कोई भी बातचीत नहीं करता था, और बच्ची को लेकर आती थी, उसी के साथ खेल खाल कर चली जाती थी। और ये तरह से वो कहती, पार्क में जो लोग आते थे वो उसे परेशान करते थे। तो वो कहती कि लड़की काम के चक्कर में जो है इतनी दूर आई थी, और वो बहुत सारे सवाल उसके मन में थे। तो उसने उससे पूछा, जब उसको अपने पास बिठाया, कि क्या तुम बंगाली हो? तो उसने कहा हाँ। फिर वो कहती है, नाम पूछने पर उसने अपना नाम सुनीता बताया, और उसने कहा कि मेरा उसके साथ अच्छा मेल जोल हो गया, और फिर हम पार्क में रोज मिलने लगे। और वो कहती, बचपन में ही अपने माँ बाप को उसने खो दिया था, और जिस दिन उसका जन्म हुआ था उसकी माँ नहीं रही थी, और जब वह 1 वर्ष की हुई तो उसके बाबा की भी मृत्यु हो गई थी। तो इस तरह से सुनीता जिस दिन अपने घर से चली, उसके लिए एक दिन पहले ही गई, उसके लिए एक दिन पहले पार्क में मिली, और तब तक यह मालूम नहीं था कि वह अगले दिन ही चली जाएगी। तो उसने मुझसे कहा कि तुम कल अपना पता लिख कर आना, मैं अपना पता तुम्हें दे दूंगी। मैं अगले दिन अपना पता लेकर गई, लेकिन वह वहां नहीं आई। तो इस तरह से वो कहती हैं कि
2 दिन देखा कि जिस बच्ची को लेकर वह आया करती थी वह बच्ची अपनी माँ के साथ आई, तब मुझे लगा कि वह चली गई। अब वो कहती हैं कि इस तरह से अब जब वो लड़की पार्क में नहीं रही तो कहती कि मेरा भी मन वहां पर नहीं लगता था। और इस तरह से वो कहती हैं कि जितना अब मैं धीरे धीरे ये सारी चीजें, क्योंकि लेखन भी प्रारंभ हो चुका था, और वो कहती हैं कि अभी तक मैं जितना लिख चुकी थी, जो तातुश है वो उसकी फोटो कॉपी कराकर अपने पास जो है रख लिया करते थे, और एक एक बंधु के पास कोलकाता कभी कभी भेज दिया करते थे। तो इस तरह से वो कहती हैं कि तातुश ने एक दिन मुझसे हठात यानी कि अचानक ही पूछा, बोले बेबी तुम्हारी चिट्ठी आई है। और मैं अवाक रह गई। यानी कि वो क्या करती थी, जितना जितना वो लिखती रहती थी उतना तातुश जो है उनके पास भेजते रहते थे, अपने बंधु के पास। तो वो कहती है मैं अवाक हो उठी और उनकी ओर देखती रही, और फिर बोली कि मेरी चिट्ठी मुझे भेजी, चिट्ठी भेजने वाला कौन है? कोई नहीं है, क्योंकि उनको था कि उनको चिट्ठी कहीं से भी नहीं आ सकती। तो उन्होंने बताया कि चिट्ठी कोलकाता से उनके एक बंधु ने भेजी है। मैंने कहा सुनाइए ना, देखूं तो क्या लिखा है उन्होंने। तो तातुश ने मुझसे बैठ जाने को कहा और फिर चिट्ठी पढ़कर सुनाने लगे। बोले, प्रिय बेबी, मैं बता नहीं सकता कि तुम्हारी डायरी पढ़कर मुझे कितना अच्छा लगा। मैं जानना चाहता हूँ कि इतना अच्छा लिखना तुमने कैसे सीखा। तुम्हारा लेखन उत्कृष्ट है। तुम्हारे तातुस ने सचमुच ही एक हीरा खोज निकाला है। मैं बहुत ही लज्जित हूँ कि तुम्हें बंगला में नहीं लिख पा सकता कि मैं बंगला पढ़ सकता हूँ, लिख नहीं सकता। मैं तुम्हारे तातुस से 1 वर्ष बड़ा हूँ, और इस वयस में तुम्हें चिट्ठी लिखने के लिए बंगला लिपि सीखने की इच्छा होती है, पर वह संभव नहीं। तुम कुछ किताबें पढ़ो और तातुश के पास से बंगला अभिधान लेकर रोज उसे पलटा करो। तुम्हारी कहानी जानने की मेरी बहुत इच्छा होती है। यहाँ तक कि मेरी जिन जिन बंधुओं ने तुम्हारी डायरी पढ़ी है वे सब उसे चमत्कार लेखन मान रहे हैं। तो इस तरह से वो कहा है कि उन्होंने कहा कि मेरे एक बंधु ने ये तक कहा है कि तुम्हारी इस रचना को पत्रिका में छपाने की व्यवस्था करेंगे, और पहले तुम अपनी कहानी को किसी एक मोड़ तक पहुंचाना, और मैं आशा करता हूं कि तुम कभी भी लिखना नहीं छोड़ोगी। तो इस तरह से देखिए उन्हें मोटिवेशन मिलने लगे, प्रोत्साहन मिलने लगे, प्रेरणाएं मिलने लगी। तो वो कहती है मैं अवाक रह गई, ये चिट्ठी सुनकर मैं अवाक रह गई कि मुझे लगा कि ऐसा क्या लिख दिया मैंने। और वो कहती हैं कि उसमें अच्छा लगने वाली तो कोई बात ही नहीं है, और मेरी लिखावट भी खराब है, और उसमें लिखने में भूलें इतनी हैं कि उसका कोई ठिकाना नहीं। फिर भी उन्हें अच्छा लगा तो क्यों? मेरी कुछ समझ नहीं आया। मैंने तातुस से पूछा, मैंने जो लिखा उन्हें इतना अच्छा लगा तो क्यों? तातुस, वह तुम नहीं समझोगी। मैंने कहा सचमुच ही मैं कुछ नहीं समझ पाती। तो वो कहती है भगवान ने समझने की क्षमता ही नहीं दी है मुझे। और वो कहते हैं लेकिन समझना चाहती हूँ। तातुश ने कहा तुम्हें इन सभी बातों को लेकर अभी माथा पच्ची करने की जरूरत नहीं है। तो इस तरह से तातुश की बातें अनसुनी न करती तो क्या करती। जैसे मुझे घर में काम करने को कुछ और था ही नहीं। घर में अर्जुन दा, रमण दा, सुखदीप दा तो थे ही, उनके बंधु समित दा, रजत दा, राहुल दा का भी आना जाना लगा ही रहता था। तो इस तरह से वो कहती हैं कि मेरे साथ तातुश जैसा ही व्यवहार करते थे सभी। और इस तरह से वो कहती है एक दिन भूल से तातुश की बात मान दिन में ही उनसे अपने लिखने पढ़ने की बात करने में लग गई कि एक कांड घट गया। वो कहती क्योंकि इतने सारे लोग अब घर में हो चुके थे, और अक्सर लोग भी उनके घर में आया जाया करते थे। वो कहती है कि एक दिन तातुश के कहने पर कि दिन में भी टाइम निकाल कर पढ़ा करो। तो वो कहती है कि दिन में ही मैं पढ़ने लगी तो उस दिन एक कांड घट गया। और वो कहती है कि रमन दा उस दिन काम से लौटा तो उसे बहुत भूख लगी हुई थी। जल्दी जल्दी हाथ मुंह धोकर वह खाने बैठ गया। खाने की प्लेट में कोई गंदगी ना पड़ जाए, मक्खी वक्खी ना बैठ जाए, इसीलिए मैंने उसे उल्टा कर दिया था। भूख के मारे रमनदा ने इसका ध्यान नहीं किया और सब्जियां उस पर ले ली, और उन सब्जियों में से एक गाढ़ी तरी वाली सब्जी थी। उसने जैसे ही रोटी लेकर खाना शुरू किया कि तरी प्लेट से बाहर निकल गई। यानी कि उन्होंने प्लेट को एक तरह से सीधा नहीं किया। तो यहाँ पर तो यहाँ इस तरह से उन्होंने बहुत सारी चीजें यहाँ पर बताई। वो कहती हैं मेरा हंसी के मारे इन सब चीजों को देखकर, वो कहती जब उन्होंने कहा कि बेबी देखो मैं कैसे खा रहा हूँ,
मैंने देखा तो मेरे हंसी के मारे बुरा हाल हो गया और हंसते हंसते आकर मैंने तातुश को बताया और किस तरह से वो कांड हुआ, यानी कि किस तरह से वो खा रहे थे। तो ये सुनकर तातुश भी हंसने लगे और हम लोगों की तरह एक तरह से वह हम लोगों की तरह नहीं हंसते थे, उनकी हंसी अपनी तरह की थी। धीरे धीरे लोगों का हंसना बंद हो गया और मेरे बंधु की चिट्ठी कितने दिनों से आकर पढ़ी है, उसका जवाब तुम्हें देना होगा। अब देखिए तातुश ने उनसे क्या कहा कि अब तुम्हें उनके पत्र का जवाब, यानी कि जो पत्र उन्होंने तुम्हारे लिए लिखा था, अब उसका पत्र का जवाब तुम्हें देना होगा। तो वो कहती है कि मैंने कहा कि चिट्ठी बिट्ठी लिखना नहीं आता मुझे, ये मुझसे नहीं होगा। तो तातुश बोले कि क्यों नहीं होगा? क्योंकि देखिए कोई भी काम आज देखिए जो वो हैं, जो वो काम कर रही हैं, जो वो बन गई हैं, तो उन सब चीजों के लिए भी उन्होंने सारी चीजें सीखी ही थी। तो वो कहती हैं जैसे तैसे चिट्ठी विट्ठी नहीं लिखी आज तक। वो कहती हैं कितना गलत लिखूंगी, कितना सही, इसका कोई ठिकाना नहीं है। पर मैंने तातुश से पूछा मैं उन्हें क्या बोलकर लिखूंगी। तो वो कहते हैं बस इतना ध्यान रखना कि वह मुझसे 1 वर्ष ही बड़े हैं, तो मैं उन्हें जेठू बोलकर लिखूंगी, यानी कि पिताजी के जो बड़े भाई। ठीक है, तो इस तरह से तातुश बोले तुम्हारी जैसी मर्जी, मैं जेठू बोलकर ही अपनी चिट्ठी लिखूंगी। और वो कहते हैं लिखने का मैं सिर पैर नहीं जानती। तो इस तरह से उन्होंने अब फिर से चिट्ठी के जवाब में वो कहते जब उन्होंने चिट्ठी लिखी तो फिर उनका फिर से चिट्ठी आई, प्रिय बेबी तुम्हारी चिट्ठी कई दिन पहले मिली थी, क्या लिखूं सोचते सोचते इतनी देर हो गई। और वो कहती हैं कि यह बंगला की किताबें देखकर इच्छा हुई कि सारा बाजार उठाकर तुम्हारे पास भेज दूं। लोग वहां मछली की तरह किताबें खरीद रहे थे और मैं अवाक देख रहा था। तुम्हारी रचना का दूसरा खंड पूरा हो गया, जानकर बहुत खुशी हुई। तो इस तरह से वो क्या कर रही थी, लगातार अपने बारे में चीजें जो है वो लिखती जा रही थी। और इस तरह से वो कहती हैं कि यहाँ पर वो आशापूर्ण देवी का पाखिर खांचा खाचार पाखी कैसा लग रहा है तुम्हें? तातुश ने जरूर बताया होगा कि आशापूर्णा देवी घर के सारे कामकाज निपटाकर उस समय चोरी छिपे लिखती थी जब सब लोग सो जाते थे, यानी कि उनके पास उनको बहुत सारी चीजें उनको देते थे मोटिवेट करने के लिए, प्रेरित करने के लिए कि तुम लिखो। तो वो कहती है कि मैं और तातुश दोनों ही आशापूर्ण देवी की लिखने पढ़ने की दुनिया से काफी खबर रखते हैं, जबकि हम उनकी कानी उंगली के बराबर भी लिखने की क्षमता नहीं है। तो इस तरह से वो कहती हैं कि जेठू मेरा उत्साह जो है लगातार आगे बढ़ाते थे। और वो कहती हैं कि दिल्ली में जेठू और तातुश के एक बंधु रमेश बाबू थे, मैं जो जो लिखती सब तातुश उन्हें फोन पर सुनाते। तो इस तरह से वो मेरे बंधु को बहुत अच्छा वो कहते कि मेरे बंधु को ये बहुत बहुत अच्छा लगा, जैसे एनी फ्रैंक की डायरी की तरह। तो फिर उन्होंने पूछा कि ये एनी फ्रैंक कौन है? ठीक है, तो उन्होंने कहा ये डायरी जो है बिल्कुल, ये तुम्हारा लेख जो है बिल्कुल इस तरह का लग रहा है जैसे एनी फ्रैंक की डायरी। तो बेबी हल्दर कहती हैं कि ये एनी फ्रैंक कौन है? तो तातुश ने तब बताया उसके बारे में और एक पत्रिका निकालकर उसमें से उसकी डायरी के कुछ अंश पढ़कर मुझे सुनाए। तो वो कहती हैं कि फिर मुझे उस लड़की से बहुत माया हुई। तो देखिए कि किस तरह से उस बच्ची ने अपनी ये डायरी लिखी थी और किस तरह से फिर ये डायरी छपी। तो वो कहती है कि शर्मिला दी वो भी मेरा उत्साह बढ़ाती थी और मेरी ही वयस की थी और जेठी की बंधु थी। वह कोलकाता में ही कहीं पढ़ाती थी, उनके चिट्ठियों से मालूम पड़ता था कि वह मुझसे कितना स्नेह करती हैं। तो इस तरह से वो कहती हैं कितने दिनों बाद मुझे एक अच्छी सहेली मिल गई थी, यानी कि वो बहुत अच्छे से उनसे बात करती थी और उनका हालचाल पूछती थी। और वो एक दूसरे तब वो चिट्ठी में पूछा करते थे कि हम एक दूसरे से कब मिलेंगे, कभी मिल भी सकेंगे या नहीं, और मिलने पर तुम्हें धन्यवाद कैसे दूंगी। एक दिन वो कहती हैं कि मैं एक अलमारी की चीजें पोंछते समय मैंने वहां एक फोटो एल्बम देखा, तो उसे खोलकर मैं तस्वीरें देखने लगी और उसमें वो कहती हैं कि उसमें अर्जुन दा के बंधुओं की तस्वीर है और तस्वीर में जेठू और एक तरफ शर्मिला दी और दूसरी तरफ अर्जुन दा। एक तस्वीर में जेठू के पास शर्मिला दी और सुखदीप दा बैठे थे। तो यानी कि ये पूरी उनकी जो फैमिली की एक तरह से फोटोज थी। तो वो सारी चीजें उन्हें वहां पर मिली। तो वो कहती हैं कि जो शर्मिला दी थी वो भी लेखिका थी और अभी तक उनकी एक किताब जो है छप चुकी थी।
और वो कहती हैं कि मैं उनसे कभी नहीं मिली थी, पर मुझे उनसे मिलने की इच्छा होती थी। वो मुझसे प्यार करती थी और मेरे बच्चों के हाल-चाल पूछती थी। कभी-कभी मैं सोचती कि कहाँ उन जैसी पढ़ी-लिखी और कहाँ मैं। चिट्ठियों में हम बातें करते थे, वह शायद मिलने पर न हो। वो कहती हैं कि जिस तरह की बातें हम चिट्ठियों में करते थे, तो उस तरह की बातें शायद मिलने पर ना हो। और वो कहती हैं कि इस तरह से मेरा उत्साह बढ़ाने में जेठू के एक बंगाली बंधु आनंददा भी थे। और इस तरह से मेरी किताब का पहला खंड पढ़कर उन्होंने मुझे लिखा कि आपकी रचना मुझे अच्छी लगी। स्वयं के जीवन के विभिन्न स्मरणीय घटनाओं को सहज भाव से लेखन के माध्यम से सामने रखना बहुतों के निकट शायद संभव नहीं है। तो ये जाहिर सी बात है कि अपने जीवन की स्मरणीय घटनाओं को, यानी कि जो चीजें भी हमें बचपन से लेकर अभी तक जो चीजें हमें याद हैं, अपने जीवन से जुड़ी हुई अच्छी बुरी सब सब घटनाएं, तो इसको एक तरह से पूरा एक डायरी के तौर पर लिखना ये सभी के लिए संभव नहीं हो पाता है। वो कहती हैं कि अभ्यास और कोशिश से सब संभव है। आप हमें कुछ असाधारण दे सकें, यानी कि कुछ ऐसा जो असाधारण हो, जैसे नारी अत्याचार, असुविधा, दुर्दशा और उनके आर्थिक कष्टों के बारे में भी आप सोचें और लिखने की चेष्टा करें। वो कहती है मेरी शुभकामना आपके साथ है। इस तरह से उनको प्रेरित किया जाता था कि तुम और लिखो, क्योंकि उनके जीवन में अभी तक जितनी उन्होंने चीजें सही थी, जितनी चीजें उन्होंने सहन की थी, उन सब के बारे में वो लिख रही थी। तो वो कहती हैं मेरे कहने पर तातुश ने मुझे समझाया, फिर भी कुछ दिन फिर वो कहती हैं लोगों के उत्साहित करने, साहस दिलाने के बाद भी मैं सोचती रहती कि कभी मैं कुछ ठीक से लिख पाऊंगी कि या नहीं। और इसी बीच एक दिन मेरे बाबा सवेरे-सवेरे आ पहुंचे। अब देखिए, यहाँ से थोड़ा-सा उनके जीवन में वो कहती है कि एक दिन सवेरे-सवेरे जो है उनके बाबा आ पहुंचे और मैं उस समय किचन में थी। खिड़की से मैंने एक व्यक्ति को साइकिल से उतरते देखा और मैं ठीक से पहचान नहीं पाई। उसने घंटी बजाई तो काफी देर बाद मैं निकली। मुझे देखकर बाबा ने पूछा कैसी है बेटा? मैं बोली बाबू आपके शरीर का क्या हाल हो गया है? बाबा बोले कहाँ कुछ भी तो नहीं, बच्चे कैसे हैं? मैंने कहा ठीक है, सब ठीक हैं, स्कूल गए हैं। मैं तातुश के पास दौड़ गई और बताया कि मेरे बाबा आए हैं। तातुश बोले कि उन्हें घर में बिठाओ और अपने बाबा के लिए कुछ खाना वाना तैयार करो। तो वो कहते हैं बाबा को मैं अपने कमरे में ले गई, पूछा चाय बनाऊं तो वो बोले रहने दो। और इतनी गर्मी में चाय, फिर मैंने जल्दी से शरबत बनाकर उन्हें दिया। और वो कहती हैं गिलास हाथ में लिए वह बोले तू भी ले ले। तो कहती है मैंने अभी अभी चाय पी है। और इस तरह से वो कहती हैं जो काफी ज्यादा दूरी के कारण मिलना जुलना नहीं हो पाता है। और वो कहती है अभी एक दिन 2 दिन के लिए चली भी जाऊं तो शायद वही झगड़े फिर शुरू हो जाएंगे, क्योंकि जो उनकी माँ है वो उनकी सौतेली माँ है। तो वो कहती हैं अगर मैं कभी 1-2 दिन के लिए चली भी जाऊं तो शायद वो झगड़े फिर शुरू हो जाएंगे। और वो कहती हैं अब मैं वह सब भोगने को तैयार नहीं हूँ, यानी कि अब मुझे वो सारी चीजें फिर से नहीं झेलनी है, वो सारी चीजें फिर से नहीं भोगनी है। और यहाँ आकर तो मैं इतना समझ गई हूँ कि आदमी हो या औरत, सभी को अपने पेट की चिंता स्वयं करनी है। यानी कि कोई भी इंसान हो संसार में, कोई भी व्यक्ति हो, कोई भी इंसान, चाहे माता पिता हो, चाहे भाई बहन हो, चाहे पति पत्नी हो, क्योंकि एक तो समय भी हमारा इस टाइम पे ऐसा आ गया है कि अगर एक इंसान के भरोसे आप रहेंगे तो आपका कभी भी सारे काम पूरे नहीं होंगे। तो ये सबकी जिम्मेदारी है, चाहे वो लड़का हो, चाहे वो लड़की हो, चाहे वो एक तरह से कि आप अच्छे से पढ़ाई लिखाई करो, अपने जीवन में आगे बढ़ो, अपने जीवन का एक लक्ष्य बनाओ, उस लक्ष्य को पूरा करो और एक दिन अपने पैरों पर खड़े हो। और अगर आपके माता पिता ने आपको यहाँ तक पहुंचाया है तो उनकी सेवा करो और अपने माता पिता का ध्यान रखो। तो ये सब चीजें, तो यहाँ पर वो कहती हैं कि यहाँ आकर, यानी कि इतनी सारी चीजें झेलने के बाद, इतनी सारी चीजें सहन करने के बाद मुझे एक चीज पता चल गई है कि इंसान को, चाहे वो औरत हो चाहे वो आदमी हो, उसको अपने पेट की चिंता जो है खुद करनी पड़ती है, स्वयं करनी पड़ती है। और इस तरह से वो कहती हैं यही समझ शायद पहले आ गई होती तो उसी हिसाब से मैं अपनी व्यवस्था कर लेती और तब शायद मुझे उतना कष्ट नहीं भोगना पड़ता। तो देखिए, यही जो अनुभव है उनके जीवन के,
ये पुस्तक में आपके इस चैप्टर को देने का रीजन ही यही है कि जो उनके जीवन के ये अनुभव है कि किस तरह से कितनी कठिन परिस्थितियों के बावजूद वो एक चमक कर इस तरह से आई हैं। और अगर देखा जाए तो अगर उनको प्रोत्साहित नहीं किया जाता, अगर उनको आगे नहीं लेकर आया जाता तो शायद उनकी स्थिति कुछ और होती। तो वो कहती है फिर बाबा से इधर उधर की काफी बातें करते मैंने पूछा कोलकाता की खबर क्या है, मेरा भाई कैसा है, माँ कैसी है, माँ तेरी माँ तूने कुछ सुना नहीं लगता है। बाबा मेरे मुंह की ओर थोड़ी देर देखते रहे, वो सोचे बताने से कहीं ये रोने धोने ना लगे, इसे सच में बताना ठीक होगा या नहीं, शायद बता ही देना चाहिए क्योंकि अभी तो यह सोच ही रही कि इसकी माँ जीवित है, ऐसे में न बताना तो भूल होगी, शायद यही सोच रहे थे और चुप देखते हुए कहकर उन्होंने बुलाया तो वह चौंक गए। मैंने देखा उनकी आंखें भर आई, तब मुझे लगा कि मेरी माँ शायद अब नहीं रही और मेरे मुंह से निकल पड़ा क्या हुआ बाबू, माँ की तबीयत तो ठीक है। बाबा रुद्ध गले से बोले तेरी माँ तो 6-7 मास हुए दुनिया छोड़कर चली गई है। तेरा दादा तो वहां गया था, उसने तुझे नहीं बताया, मुझे किसी ने नहीं बताया। मैं थोड़ी देर बाद बाबा के सामने सिसक सिसक कर रोती रही और फिर मैं कर भी क्या सकती थी। एक बार मैंने सुना था कि अस्पताल में भर्ती है और तभी शायद उनकी मृत्यु हो गई थी। तो वो कहती हैं कि एक तरह से सबको सारी जानकारियां रहती है, यानी कि उनका भाई भी वहीं आसपास रहता है लेकिन कोई भी उन्हें कुछ नहीं बताता है। तो वो कहती हैं रिक्शे में 10 रुपए भाड़ा लगता है फिर भी कोई एक बार मुझे बताने नहीं आता। और एक बार वो कहती हैं कि जैसे भी हो मैं एक बार माँ के पास जरूर जाऊंगी। तो वो कहती हैं कि मैं हर बार ये सोचती थी कि जैसे भी होगा मैं एक बार मिलने जरूर जाऊंगी। तो इस तरह से वो बताती हैं कि बाबा ने पूछा कि तेरा बड़ा लड़का कहाँ रहता है। अब देखिए ये सारी चीजें हो रही थी तो उनके बड़े लड़के के बारे में पूछा तो मैंने बताया कि यहीं पास में। तो बोले चलो थोड़ा देख आऊं। मैं बाबा को लेकर वहां गई। बेल बजाते ही मेरा लड़का बाहर आया और उसने अरे दादू कहकर प्रणाम किया और वह बोला दादू मेरा बापू कैसा है। बाबा बोले तुम्हारा बापू ठीक है, मैंने साथ चलने के लिए कहा था पर वह नहीं आया। भाई मेरे लड़के को देखकर बाबा की आंखें भर आई और वह उससे बोला कि मुझे सबको देखकर बहुत खुशी हुई। मुझसे बाबा ने कहा मुझे अब कष्ट नहीं होगा, तेरा बेटा बड़ा हो गया है। अब देखिए उनका उसका बेटा भी जो है काफी बड़ा हो चुका था उनका और फिर उसके बाद वो कमाने भी लगा था वहां पर और साथ में पढ़ाई भी कर रहा था। तो इस तरह से वो कहते हैं थोड़ा और कष्ट उठा ले, बाद में इसके साथ सुख और शांति से रहेगी। तो इस तरह से वो कहती हैं कि बाबा बोले दादू भाई ठीक से रहना और इतना कहकर मेरे साथ लौट आए। बाबा हमारे साथ चलने लगे तो तातुस ने उनसे कहा आप बेबी की तरफ से निश्चिंत हो जाइए, हमारे यहाँ से चलने लगे क्योंकि तातुस ने उन्हें अपनी बेटी की तरह वहां पर रखा हुआ था। और इस तरह से उन्होंने भी कहा कि मेरी बेटी यहाँ पर खूब अच्छे से है। वो कहती हैं बाबा चले गए, उन्हें कहीं से पता चला था कि मैं कुछ लिख विख भी रही हूँ तो वो सुनकर बहुत खुश हुए और वह मेरी खोज खबर नहीं, जहाँ पहले मेरी कोई खोज खबर नहीं लेता था, वो कहती हैं अब जब तक फोन करके मेरा हाल पूछने लगे। वह बार बार यह जानना चाहते थे कि मेरा लिखना आगे बढ़ा, खत्म हुआ कि नहीं। मुझे अपने यहाँ आने के लिए भी कहते और साथ में यदि मैं रुकना न चाहूँ तो लौट आ सकती हूँ। मेरे पर वो कहती है मेरी जाने की इच्छा नहीं होती कभी। तो इस तरह से वो कहती हैं बाबा के जाने के बाद कई दिन मेरा मन बहुत खराब रहा। मेरी मैं पछताती रही कि मेरी माँ मर गई और मैं उन्हें देख नहीं पाई। तो इस तरह से यहाँ पर वो कहती हैं अब उन्हें अपने पिता के गिरते स्वास्थ्य की भी चिंता थी और साथ ही वो कहती हैं कि धीरे धीरे जो चिट्ठियां उनको आती थी शर्मिला जी की या जेठू की, तो उनको उन चिट्ठियों का भी जवाब देना होता था। और वो कहती हैं कि बार बार जिज्ञासा करना कोई यहाँ पर बुरी बात नहीं है, जिज्ञासा होने से ही हम लिख पाते हैं। तुम्हारी कहानी का क्या इधर सोई पड़ी है, तुम्हारे तातुश की तरह नव वर्ष में खूब लिखो और मल्लेश्वरी की तरह मोटी सोटी हो जाओ, यही मेरी कामना है। तुम्हारा लेखन मुझे बहुत अच्छा लग रहा है और मुझे लगता है कि दूसरों को भी अच्छा लगेगा। तो इस तरह की जो चिट्ठियां जो है उन्हें आती रही और आती रहती थी। और इस तरह से वो कहती हैं कि यहाँ पर तुम्हारी अब जो लिखावट है, अब धीरे धीरे देखिए
वो कहती है तुम्हारी लिखावट मुझे पहले काफी कष्ट देती थी, यानी कि लेकिन अब धीरे धीरे वो संभल रही है। तो इस तरह से उन्होंने यहाँ पर काफी सारी चीजें जो है अभी तक बताई। तो अब हमारा चैप्टर जो है लगभग यहाँ पर कंप्लीट होने को है और बहुत सारी चीजें हमने इस पार्ट में पढ़ी हैं। तो जो बाकी का हमारा पार्ट है इस चैप्टर से रिलेटेड, तो उसको हम आगे कंटिन्यू करेंगे कि किस तरह से उन्होंने अपनी एक पुस्तिका जो है पूरी की पूरी लिख ली थी और किस तरह से चेंज उनके जीवन में आया। तो बाकी के टॉपिक को हम कंटिन्यू करेंगे अपने नेक्स्ट सेशन में और साथ ही पार्ट से जुड़े हुए प्रश्न उत्तर भी डिस्कस करेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद। आपका दिन शुभ।